6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। 3 दिन बाद हिरोशिमा के धमाके के बाद अमेरिका ने दूसरा एटॉमिक बम जापानी शहर नागासाकी पर गिराया। इस बम का कोड नेम था फैटमैन। फैटमैन लिटिल बॉय से ज़्यादा एफिशिएंट था। हिरोशिमा के बम लिटिल बॉय में 64 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था, जो 15 किलोटन ब्लास्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। कंपैरिजन में नागासाकी के बम फैटमैन में सिर्फ 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम था, जो 21 किलोटन ब्लास्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब फैटमैन लिटिल बॉय से ज़्यादा एफिशिएंट है। फैटमैन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लॉस एलामोस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने तैयार किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट ओपेनहाइमर लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम से भी जाना जाता है। ये बम 128 इंचेस हाइट और 60 इंचेस डायमीटर का था। ये लगभग 10,300 पाउंड्स का था, अगर यहाँ इंसान की कंपैरिजन में देखा जाए। दोस्तों, अगर हम इस फैटमैन बम के अंदर देखें, फैटमैन को एक प्लूटोनियम स्फीयर ने चलाया था। प्लूटोनियम स्फीयर एक धमाके के साइज के बराबर था। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसे 1940 में डिस्कवर किया गया था। प्लूटोनियम को एक मैन मेड एलिमेंट की कैटेगरी में माना जाता है। दोस्तों, यूरेनियम के अंदर प्लूटोनियम के ट्रेसेस पाए जाते हैं। प्लूटोनियम स्फीयर के चारों तरफ खतरनाक एक्सप्लोजिव्स लगे हुए हैं। इनमें 60% आरडीएक्स और 40% टीएनटी मौजूद है। बम के साथ 32 ब्रिज वायर डेटोनेटर्स लगे हुए हैं, जो एक्सप्लोजिव लेंसेज के नज़दीक ही लगे हैं। बम के एक तरफ 24 वोल्ट बैटरीज लगी हैं, जो फ्यूजिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 9 अगस्त 1945 की सुबह बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस टीनियन से फैटमैन लेकर उड़ान भर रहा था। बॉम्बर का असल निशाना शहर कोकोरा था। 7 घंटों की फ्लाइट के बाद हवाई जहाज अपने टारगेट पर पहुंचा। घने बादलों और धुएं के कारण वो कोकोरा में बम ही नहीं गिरा पाए, इसलिए उन्होंने अपना निशाना नागासाकी की ओर किया। नागासाकी कोकोरा से लगभग 100 माइल्स दूर एक बंदर शहर था। ये बड़ा शहर था जिसकी आबादी 2,63,000 की थी। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से फैटमैन को नागासाकी शहर पर गिराया गया। 47 सेकंड्स के बाद फैटमैन ने तकरीबन 1600 फीट की हाइट तक पहुंच गया। आर्ची रेडार एंटीना सिग्नल एमिट करके ज़मीन पर भेजते थे। ये सिग्नल इस धमाके की हाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। रेडार अल्टीमीटर्स आखिर तक सही हाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। जब अल्टीमीटर्स सही ऊंचाई को डिटेक्ट करते हैं, तो फिर 32 एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर डेटोनेटर्स एक साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स रिलीज करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से ही तमाम एक्सप्लोज एक साथ फट जाते हैं। मेटल केसिंग की थिक लेयर केसिंग के अंदर एक इम्प्लोजन शॉकवेव पैदा करने में मदद करती है। मीडियम डेंसिटी एल्युमिनियम प्रेशर इम्प्लोजन शॉकवेव को ट्रांसफर करता है। फिर शॉकवेव अंदर के कंपोनेंट्स को दबाता है, जो बोरॉन प्लास्टिक शेल से पास होता है। दोस्तों, फिर शॉकवेव नेचुरल यूरेनियम टेम्पर के साथ ट्रांसफर होती है और प्लूटोनियम का स्फीयर कंप्रेस हो जाता है। प्लूटोनियम के अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम पोलोनियम और बेरिलियम के नाम से जानते हैं। दबाव की मदद से ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं और इस तरह न्यूट्रॉन्स का एक भयानक एक्सप्लोजन रिलीज होता है। तकरीबन 10 मिली सेकेंड्स बाद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक प्लूटोनियम का एटम एक न्यूट्रॉन से टकराता है, जो 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है और एनर्जी छोड़ता है और 2 न्यूट्रॉन्स पैदा करता है। अब यही प्रोसेस फिर कंटिन्यू चलती है। फैटमैन 1600 फीट की ऊंचाई पर फटा था। धमाके की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। अगर ये ज़मीन पर फटा होता तो धमाके से कम डैमेज हुआ होता। ये बम 21 किलोटन TNT की कैपेसिटी से फटा था और एक 60,000 फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड बना था। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लोग मारे गए थे और एपिसेंटर के 3 मील के दायरे में हर बिल्डिंग को तबाह किया था। एपिसेंटर के पास बम की थर्मल एनर्जी ने कई इंसानों को एक झटके में ही मार दिया। इस बम ने 3 तरीकों से लोगों की जान ली: ब्लास्ट, फायर और रेडिएशन। एक फायरबॉल देखने को मिला, जो इस बम की एक्सरे इंटेंस हीट का नतीजा था। यह फायरबॉल एक बहुत गर्म और रोशनी से भरा हुआ गर्म हवा और गैस का गोल मास था, जो पहले तो सब दिशाओं में साउंड की स्पीड से तेजी से चलने वाला था। हवा में भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज हो गई। जनरली आयोनाइज्ड रेडिएशन के 3 टाइप्स हैं, जो है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेल प्रोटेक्टेड ड्रेस की मदद से इन रेडिएशंस को ब्लॉक किया जा सकता है।
फिर है बीटा रेडिएशन, ये थोड़ा सीरियस है। बीटा रेडिएशन स्किन के अंदर दाखिल हो सकती हैं और स्किन बर्न जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर है गामा रेडिएशन, सबसे डेंजरस। गामा रेज इजीली स्किन को पेंट्रेट कर सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर और जीन म्यूटेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।